हेलो स्टूडेंट, आज हम फॉसिल के बारे में बात करेंगे। जो भूपटल है उसकी विभिन्न परतों में जो संरक्षित प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, उनके अवक्षेप या ट्रेसेस फॉसिल कहलाते हैं। और फॉसिल लैटिन भाषा के फॉसिलियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है खोदकर निकाली गई वस्तु। तो फॉसिल किसी जंतु या फिर प्लांट के शरीर के शेष चिन्ह हैं जो प्राकृतिक कारणों से प्राकृतिक चट्टानों में धंस चुके हैं। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल। तो फॉसिल का निर्माण किस तरह होता है? तो सबसे पहले है एक्चुअल प्रिजर्वेशन इंटैक्ट। तो प्राय जीवों के जो सख्त भाग हैं वो ही प्रिजर्व होते हैं। तो ये निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 तो इसमें आता है प्रिजर्वेशन इन आइज। तो प्राय बर्फ में जीव का पूरा शरीर हजारों वर्ष तक प्रिजर्व रहता है और इसमें इतना लो टेम्परेचर रहता है कि बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय के कारण जो प्लांट हैं या एनिमल हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। सेकंड है फॉसिल इन पेट्रोलियम स्प्रिंग एंड एसफॉल्ट। तो खनिज तेल से जो मिट्टी है उसमें भी जो जीव होते हैं उनका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। तो खनिज तेल के स्रोत या एसफॉल्ट से गुजरते हुए अनेक जीव इसमें फंसकर वहीं मर जाते हैं और उनका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन इन रेजिन एंड एम्बर्स। तो प्राय जो कोनिकर के वृक्ष हैं उनसे रिसने वाले रेजिन में भी जो इंसेक्ट हैं वो फंस जाते हैं और वायु के संपर्क में आने पर रेजिन सख्त हो जाता है और उसमें जो कीट होते हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं और सैकड़ों वर्षों तक इसी तरह प्रिजर्व रहते हैं। इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट और ट्रेल्स। जो नम मिट्टी होती है उसमें चलते समय जो एनिमल्स होते हैं उनके फुटप्रिंट बन जाते हैं। तो नम भूमि के सूखकर सख्त होने पर चट्टानों का निर्माण होता है और इसी के साथ इन पर बने जो चिन्ह होते हैं वो भी प्रिजर्व हो जाते हैं और उससे शरीर का आकार का या अनुपात का तो अनुमान नहीं होता है, लेकिन उनके चलने का या उनका जैसे चलने का स्वभाव है उसका पता चल सकता है। इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ड स्केलेटन पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो जंतुओं के सख्त भाग हैं या वर्टिब्रेट्स के स्केलेटन के भाग हैं, जैसे बोन्स हैं, टीथ हैं, खोल हैं, तो उनकी मूल स्टेज में प्रिजर्व हो जाते हैं और उससे उनकी जो ऑर्गन की पोजीशन है या मूवमेंट है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद है पेट्रीफैक्शन। तो एनिमल्स और प्लांट के जो कोमल भाग हैं जैसे टिश्यू हैं, मसल्स हैं, ये भी विस्थापित हो जाते हैं और जो कैल्शियम है, कार्बोनेट, सिलिका, आयरन, पायराइट, ये सब हो सकते हैं और इसमें जो जीवाश्म है उनकी जो टिश्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, तो उससे भी उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है मोल्ड्स और कास्ट। तो एनिमल्स और प्लांट के जो प्राकृतिक साँचे हैं उनके चारों तरफ एक सख्त मिट्टी का एक आवरण बना लेते हैं और ढांचा बनने के बाद जो जीव नष्ट हो जाता है तो वे जो उसके अवशेष रह जाते हैं वो ढांचे बन जाते हैं। तो इस विधि में फंसे हुए एनिमल्स की जो बाह्य स्ट्रक्चर है उसका पूर्ण ज्ञान हो सकता है। इसके बाद इसमें कोमल जो शरीर वाले एनिमल्स हैं जैसे जेलीफिश है, इंसेक्ट के पंख हैं या पत्तियां हैं, वो भी प्रिजर्व हो जाते हैं, तो इसमें उसका फॉसिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद है ममीफिकेशन। तो मरुस्थल में जो मृत जंतु हैं या प्लांट के बॉडी है तो ये शुष्क वायु के साथ तुरंत ही ममीज़ के रूप में प्रिजर्व हो जाते हैं और ये रेत में धंस जाते हैं। इसके बाद आता है बरो ओ बोरिंग। कुछ एनिमल्स भोजन की खोज या शेल्टर के लिए भूमि या चट्टानों में बिल बनाकर रहते हैं, तो उन्हें भी फॉसिल कहा जाता है और वे भी वहाँ प्रिजर्व हो जाते हैं। इसके बाद है क्रोपोलाइट्स। तो प्राचीन काल में जो जंतु थे उनकी जो मल की स्ट्रक्चर थी उससे भी जंतुओं में के स्वभाव का पता चलता है, उससे उनके पोषण का भी पता चल जाता था। इसके बाद है स्यूडो फॉसिल्स। तो ये कार्बनिक पदार्थों के समान ही दिखाई देते हैं और इन्हें कहते हैं स्यूडो फॉसिल्स कहा जाता है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल। तो इसमें अध्ययन का क्या महत्व है? तो सबसे पहले जो इसका अध्ययन का महत्व है फॉसिल एंड प्री हिस्टोरिकल लाइफ। तो जो फॉसिल होते हैं उनमें पेड़ पौधे और जंतुओं के संबंध में लाभदायक सूचना मिलती है और जो विशाल बॉडी वाले जो डायनासोर्स थे, एमोनॉइड्स थे,
ट्राइलोबाइट्स थे, केवल उनके फॉसिल ही मिले हैं और उनके फॉसिल के आधार पर ही उनकी स्ट्रक्चर का हम पता लगा सकते हैं। सेकंड है पेडिग्री एंड एनिमल ग्रुप्स। तो कुछ एनिमल्स के जो स्ट्रक्चर है उसमें जो उनके पूर्वज थे उनका बारे में ज्ञान पता कर सकते हैं, और जो घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊंट है, उनकी पेडिग्री भी इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। इसके बाद है फॉसिल्स एंड पैलियोइकोग्राफी। तो जीवाश्म जो होते हैं उनकी सहायता से जो पृथ्वी है उसमें विभिन्न क्षेत्र के जीवाश्म के स्वभाव को देखकर उस समय की आवासीय स्थिति का भी ज्ञान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो वृक्षों के फॉसिल थे वो या इकाइनोडर्म के फॉसिल थे, उनसे समुद्री वातावरण का पता चलता है। इसके बाद आता है फॉसिल्स एंड क्लाइमेट। तो कुछ जो फॉसिल थे विभिन्न भूवैज्ञानिक युगों की जलवायु के सूचक थे। तो एग्जाम्पल के लिए जो जीवाश्म हैं या फॉसिल हैं, फर्न या संबंधित पौधे, मैग्नोलियर्स उस समय की जो जलवायु थी उनको इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है फॉसिल्स एज इंडिकेटर्स ऑफ ऑयल एंड मिनरल्स। तो जो फॉसिल होते हैं वो भूमि के अंदर स्थित खनिज हैं, कोयला, गैस, खनिज तेल के संबंध में भी महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं, और अनेक मूल्यवान जो रेडियो एक्टिव खनिज हैं उनकी खोज का भी जो श्रेय है वो फॉसिल्स को ही जाता है। इसके बाद आता है फॉसिल्स एज स्ट्रेटिग्राफिक इंडिकेटर्स। उसमें सबसे पहला है गाइड फॉसिल्स। तो कुछ विशिष्ट शैवाल में पाए जाने वाले जीवाश्मों को गाइड फॉसिल कहा जाता है, और ये फॉसिल तेज़ी से विकास करने वाली उन जातियों के हैं जो कुछ काल तक दूर दूर तक फैली हुई थी। सेकंड है फॉसिल्स एसेंबलेंस। तो कभी कभी जो शैवाल हैं एक से अधिक जातियों के फॉसिल मिलते हैं, तो इस सूचना के आधार पर भी वे शैल के विभिन्न लेयर में जो जीवाश्म थे उनका एसेंबलेंस के भी संबंध स्थापित होता है। इसके बाद आता है इवोल्यूशनरी स्टेज। तो एक ही शैवाल के जो विभिन्न स्तर थे विभिन्न वर्गों के जीवों के बीच जो उनकी इवोल्यूशनरी समानता है उसके आधार पर भी जीवाश्म संबंधों को स्थापित किया जा सकता है। इस तरह के संबंधों को जो घोड़े हैं उनकी पेडिग्री में देखा गया है। इसके बाद आता है डिफ़िकल्टीज़ इन फॉसिलाइजेशन। तो अधिकांश जो जीव हैं उनके फॉसिलाइजेशन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं थी। तो ये प्रीडेटर्स जो स्कैवेंजर्स थे उनमें अन्य विधियों द्वारा घटित हो जाते हैं। और सेकंड, प्राय जो एनिमल्स हैं उनके केवल सख्त भाग के फॉसिल बनते हैं। यही कारण है कि कोमल जो शरीर वाले थे वो इनवर्टिब्रेट्स के जीवाश्म नहीं बन रहे थे। इसके बाद थर्ड, केवल सख्त भाग के ही जीवाश्म बने। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉसिल्स। तो इसमें जो फॉसिल्स थे उनकी जो शैल थी प्राय गहराई में दबी हुई थी, और अधिकांश जो प्रेशर था या हीट हाउस के प्रभाव से ही चट्टानें बनती या टूटती थी। और थर्ड है पहाड़ों से नदियाँ अपने साथ चट्टानें भी बहा कर ले गई और वो रेत में बदल गई, जिससे फॉसिल समाप्त हो गए। और इसके बाद चट्टानों में दरार पड़ने से जीवाश्म नष्ट हो गए। इसके बाद है डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सप्लोरिंग द फॉसिल्स। तो जो फॉसिल थे वो प्राय मिट्टी में दबे रहे और मनुष्य की पहुंच से दूर थे, तो केवल भूमि के केवल सीमित भाग को ही खोदना संभव था। और सेकंड है इसमें जो पृथ्वी का अधिकांश भाग है वो सागरों से घिरा हुआ था, तो कुछ भाग में घने वन और कुछ भाग में बर्फ से ढके हुए थे, इसलिए उनमें भी जीवाश्म की खोज करना संभव नहीं था।